Now we will start our chapter number 5 that is related to productivity management and quality management. इसको मैं बहुत ही क्विकली आपको रिवीजन करवा दूंगी. देखिए इसमें 3 टर्म्स जो हैं या 3 कॉन्सेप्ट जो हैं वो हमने यहाँ पर जो है रीड करने हैं. कौन कौन से? फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेटेड टू प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी होता क्या है? अगर मैं ऑपरेशन मैनेजमेंट के रिलेशन में देखूं तो प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि आप कितनी इनपुट में कितना आउटपुट जनरेट करते हो. अगर आप कम से कम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करते हो इट मीन्स कि आप प्रोडक्टिव हो. अगर आप कम आवर्स में जो है अपने सारे OM को रिवाइज कर लेते हो, बहुत अच्छी तरह रिवाइज कर लेते हो, इट मीन्स कि आप प्रोडक्टिव हैं. अगर आप 3 आवर्स में अपना कंप्लीट CMA का पेपर कंप्लीट कर लेते हो इट मीन्स कि आप प्रोडक्टिव हैं. तो प्रोडक्टिविटी इज रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ माइंड. यहाँ पर हम प्रोडक्टिव रहते हैं मीन्स हम जो वर्क है मोर एफिशिएंटली और मोर फास्टेस्ट वे में करते हैं. दैट इज रिलेटेड टू द प्रोडक्टिविटी. तो प्रोडक्टिविटी यहाँ पर जो हमने पढ़ना है वो इनपुट और आउटपुट के रिलेशनशिप में पढ़ना है. मीन्स आउटपुट को डिवाइड कर दो इनपुट, उसको हम प्रोडक्टिविटी इंडेक्स कहते हैं. अगर आउटपुट ऑलवेज इनपुट के केस में ज़्यादा होगा इट मीन्स कि आप प्रोडक्टिव हैं. और जैसे जैसे ये इंक्रीज करता जाएगा, अगर आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है इट मीन्स कि जो भी आप प्रोसेसेस कर रहे हो, जो भी आप ऑपरेशंस कर रहे हो और जो भी मेथड के थ्रू आप काम कर रहे हो वो काफ़ी प्रोडक्टिव है और आप अपने रिसोर्सेज का जो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हो. तो यहाँ पर हम प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट इज द प्रोडक्टिविटी एंड व्हाट इज द प्रोडक्टिविटी इंडेक्स और उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं उसके बारे में. आफ्टर दैट देखो, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने आप को प्रोडक्टिव बनाना है तो इट मीन्स के वो उसको क्वालिटी प्रोडक्ट देना पड़ेगा. क्वालिटी प्रोडक्ट मीन्स अगर कोई डिफेक्ट नहीं होगा तो उसको और ज़्यादा जो है इनपुट नहीं लगाने पड़ेंगे. अगर वन टाइम में ही वो जो है वो एकदम से करेक्ट प्रोडक्ट या राइट सर्विस देता है इट मीन्स के वेस्टेज ऑफ मटीरियल कम से कम होगी, वेस्टेज ऑफ मैन पावर कम से कम होगी. हम कम से कम रिसोर्सेस में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट कर सकते हैं तो वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा. और कैसे कर सकते हैं उसके लिए एक टेक्निक बताई गई है इसी चैप्टर में. दैट इज कॉल्ड TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. इसको पढ़ना है. मान लीजिए आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में TQM को तो इम्प्लीमेंट कर लिया है, तो कैसे पता चले कि आपके जो प्रोसेसेस हैं वो आप बेटर वे में परफॉर्म करते हो. हाँ, आपके प्रोसेसेस जो है वो बेस्ट हैं. कैसे पता चले? उसके लिए आपको कोई सर्टिफिकेशंस लेनी पड़ती है. तो इसी में ही हम पढ़ेंगे ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑर्गेनाइजेशंस जो भी वो मेथड्स, जो प्रोसीजर, जो ऑपरेशंस परफॉर्म करती हैं वो ऑपरेशन बेस्ट वे में परफॉर्म किए जा रहे हैं उसके लिए गाइडलाइंस इशू करती हैं और देखती हैं कि क्या वो उन ऑपरेशन को वैसे ही परफॉर्म कर रहे हैं जैसे उन्होंने डॉक्यूमेंट किया हुआ है. उसके लिए उनको सर्टिफिकेशन मिलता है. इसके बारे में भी बात करेंगे. इट मींस कि इस चैप्टर में हमें 3 टॉपिक्स करने हैं. वन इज प्रोडक्टिविटी, अनदर वन इज दैट इज रिलेटेड टू TQM एंड थर्ड वन इज ISO. तो ये सारे के सारे हम तीनों के तीनों टॉपिक्स फटाफट से रिवाइज करेंगे. सो आई होप आपने ये चैप्टर निकाल लिया होगा. सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से मेजरमेंट टेक्निक्स हैं प्रोडक्टिविटी इंडेक्स को जो है मेजर करने के लिए. कौन कौन सी टेक्निक्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं. सबसे पहले तो आप इसकी डेफिनेशंस में क्या क्या लिखोगे उसके बारे में देख लीजिए. प्रोडक्टिविटी देखो, प्रोडक्टिविटी की बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं. जैसे कि इसने पहले बताया है कि इट इज़ इम्प्लाइज डेवलपमेंट ऑफ एन एटीट्यूड ऑफ माइंड. ऐसा एटीट्यूड ऑफ माइंड हो जब कॉन्स्टेंट अर्ज हो कि आपको बेटर, चीपर, क्विकर, ईजियर एंड सेफ वेज ऑफ डूइंग ए जॉब विच कुड बी ईदर. कुछ भी मीन्स जो जॉब करने के लिए आपको सेफर, इजियर और एफिशिएंट वेज ढूंढने हैं. चाहे आप वो वेज किसी आर्टिकल को मैन्युफैक्चर करने के लिए ढूंढ रहे हो, फाइंड आउट कर रहे हो, या कोई सर्विस देने के लिए फाइंड आउट कर रहे हो. तो मीन देखो, घर पर भी समटाइम्स ऐसा होता है ना कि आप फटाफट से सारे काम कर देते हो. तो मम्मी कहती है कि भाई आज तो तू, भाई तो नहीं कहती बेटा आज तो तू बड़ा प्रोडक्टिव है, जब बेटी आप बहुत प्रोडक्टिव हो. मीन्स आप अपने आप में जो है बड़ा एनर्जेटिक फील करते हो. जो काम पहले आप जो है 1 आवर में करते थे आज 10 मिनट्स में ही करते
दिया, दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्टिविटी, राइट। तो ये डेफिनेशन में आप ये लिख लेना। अल्टीमेटली देखो, प्रोडक्टिविटी इज रिलेटेड टू कि आप अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज़ करके कितना मैन्युफैक्चरिंग करते हो, मीन्स गिवन इनपुट में आप कितना आउटपुट दे पाते हो, दैट इज रिलेटेड टू द प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी जो है वो एक क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग प्रोडक्टिव है। ये रिलेशनशिप है किसका, आउटपुट टू इनपुट, आउटपुट टू इनपुट, ऐसे आप लिख लो। और इसी से हम प्रोडक्टिविटी इंडेक्स जो है वो कैलकुलेट करते हैं। देखो, प्रोडक्टिविटी जो है, अगर हम प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करें तो इट मीन्स कि आप इनपुट और आउटपुट के रिलेशनशिप को देख रहे हो। अगर आपको प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको क्या आपको प्रोड्यूस करना है और उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, और उनको हम कैसे बेटर वे में जो है हम रिसोर्सेज को एम्प्लॉयड करके अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। जब भी आपकी प्रोडक्टिविटी हायर होगी और लीस्ट रिसोर्सेज लगेंगे, इट मीन्स कि आप एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को अचीव कर रहे हो। प्रोडक्टिविटी इंडेक्स क्या होता है, ये एक तरह से डिवाइस है जिसके थ्रू हम इनपुट और आउटपुट के रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करते हैं न्यूमेरिकली। कैसे करते हैं, प्रोडक्टिविटी इंडेक्स कैसे यूज़ किया जाता है, प्रोडक्टिविटी इक्वल टू आउटपुट ऊपर रखेंगे, इनपुट नीचे रखेंगे। मान लीजिए आपने 200 यूनिट्स बनाए और उसके लिए आपने 40 आवर्स लगाए, तो इट मीन्स के कुछ और ले लेते हैं, 200 यूनिट्स लगाए और आपने 10 आवर्स लगाए, इट मीन्स आपका क्या प्रोडक्टिविटी है, आपका प्रोडक्टिविटी है 20 यूनिट पर आवर। तो दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी किसी की भी फैक्टर के रिलेशन में देखा जा सकता है। आप लेबर आर के रिलेशन में प्रोडक्टिविटी इंडेक्स देख सकते हो, आप मशीन आर के रिलेशन में देख सकते हो, आप मटेरियल यूज़ के कंटेक्स्ट में देख सकते हो, जहाँ टोटल जितने भी आपने इनपुट्स लगाई हैं उनके रिलेशंस में भी देखा जा सकता है। देखो, जब आप प्रोडक्टिविटी की क्या इंपॉर्टेंस है, जब आप किसी भी कह लो कि कंपनी की प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करते हो या अपने कॉम्पिटिटिव्स की प्रोडक्टिविटी को कैलकुलेट करते हो, तो इस पर स्टडी करने पर, इसको एनालिसिस करने पर आपको क्या जो है वो इसकी इम्पॉर्टेंस है या क्या फ़ायदे होते हैं। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ कंसेप्ट प्रोडक्टिविटी कैसे देखा जा सकता है, टू बीट द कंपटीशन। अगर आप आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी एज कंपेयर टू उसके कॉम्पिटिटिव ज़्यादा है, तो इट मीन्स कि आप कंपटीशन में आगे हैं, आप उनको बीट कर सकते हैं। अगर देखिए, 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, अगर एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन सेम रिसोर्सेज में ज़्यादा फ़ोन बनाती है, देन ऑब्वियसली उसका कॉस्ट कम आएगा, तो वो अपने कंपटीटर के कंपैरेटिवली कम कॉस्ट रख सकती है, जहाँ उतनी कॉस्ट में ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकती है। तो प्रोडक्टिविटी किस में हेल्प करती है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इससे हम कंपटीशन को बीट कर सकते। सेकेंड इंपॉर्टेंस क्या है, गाइड टू द मैनेजमेंट। ये एज अ गाइड मैनेजमेंट के लिए काम करता है जब हम प्रोडक्टिविटी का एनालिसिस करते हैं। हम देखते हैं, देखो, जो प्रोडक्टिविटी इंडेक्स होता है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, ये बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। कौन कौन से पर्पसेस के लिए, हम स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। जब हम देखते हैं कि हमारा प्रोडक्टिविटी इंडेक्स क्या है और जो हमारे कंपटीटर्स का प्रोडक्टिविटी इंडेक्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम लॉन्ग टर्म में कैसे सर्वाइव करेंगे, हम कैसे जो है अपने प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, हम अपने मेथड्स को चेंज करें, हम अपने रॉ मटेरियल को चेंज करें। मीन्स एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग लॉन्ग टर्म में लेने के लिए भी हेल्पफुल होता है। टैक्टिकल डिसीजन मेकिंग मीन्स कि यहाँ पर हम प्रोडक्टिविटी कंपेयर करते हैं। जैसे एक फर्म है, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जहाँ बहुत सारे यूनिट्स हैं, किन किन यूनिट्स की जो प्रोडक्टिविटी अच्छी है, किन की यूनिट्स की प्रोडक्टिविटी लो है, तो उन पे काम किया जाता है जिनकी लो होती है। और इवन प्लानिंग के लिए भी प्रोडक्टिविटी जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होती है। अगर हम ये देखें कि कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ करके हम अपनी आउटपुट को जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं, या जो कौन कौन से मेथड्स को यूज़ करके हम अपने आउटपुट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, कैसी वर्किंग कंडीशन हो कि जो एम्प्लॉई है उसकी जो है एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाए, जिससे प्रोडक्टिविटी जो है इन्हांस हो जाए, उसके लिए भी प्लान किया जाता है। ऑब्वियसली ये एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस को भी सॉल्व करता है। अगर प्रोडक्टिविटी लो हो रही है, इट मीन्स कहीं ना कहीं जो है वो प्रॉब्लम आ रही है, तो उस कॉजेज़ को जो है वो ढूंढा जाता है, उस पर वर्क किया जाता है। इवन जब
कह लो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लेबर स्ट्राइक करती है कि हाँ हमें वेजेस जो है वो इंक्रीज़ चाहिए, तो वहाँ पर उनकी प्रोडक्टिविटी को लेके बात किया जा सकता है कि आप इतने आवर्स लगाते हो, इतना आउटपुट होता है और इतना कॉस्ट इनकर होता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए भी जो है यहाँ पर यूज़ किया जाता है प्रोडक्टिविटी को। और प्रोडक्टिविटी देखो, प्रोडक्टिविटी कंपटीशन को बीट करने में यूज़ होती है, आपके मैनेजमेंट को गाइड करती है बहुत सारे पर्पसेस के लिए, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू स्ट्रैटेजिक, टैक्टिकल एंड प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन। और इवन प्रोडक्टिविटी इंडिकेटर होता है प्रोग्रेस। इवन ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रेस का तो इंडिकेटर है ही। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्टिविटी इंडेक्स ऊपर जा रहा है, इट मीन्स वो प्रोग्रेस कर रही है, वो जो कम रिसोर्सेज में ज़्यादा आउटपुट कर रही है। और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, अगर किसी कंट्री की ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो वो उस कंट्री की भी प्रोग्रेस को शो करता है। आप कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट करोगे तो उस कंट्री की जीडीपी जो है वो इंक्रीज होगी। अगर जीडीपी इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली वहाँ पर रहने वाले लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होगा, क्योंकि उनको वेजेस भी ज़्यादा मिलेंगी, क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, वो उतनी ही इनपुट में ज़्यादा आउटपुट कर रही है। तो दैट इज़ द इंडिकेटर ऑफ ए प्रोग्रेस। और प्रोडक्टिविटी पर अगर हम प्रोडक्टिविटी को एनालिसिस करते हैं तो हम स्केर्स रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हैं ताकि हम अपने प्रोडक्टिविटी इंडेक्स को अचीव कर पाए। और जैसे कि मैंने बताया कि ये ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रेस तो बताती है, बट एक नेशनल प्रॉस्पेरिटी का भी जो है ये सिंबल होता है। प्रॉस्पेरिटी टू लेबर, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करेगी तो उसके लेबर की जो वर्किंग कंडीशंस होंगी, जहाँ उनके लेबर की जो इंसेंटिव्स होंगे, सैलरीज होंगी, वो भी बढ़ेंगी और उनकी जो है प्रॉस्पेरिटी होगी। अदर यूजेस के लिए भी प्रोडक्टिविटी जो है वो यूज़ की जाती है, जैसे कि हायर प्रोडक्टिविटी अगर होगी तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा, जिससे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना एक्सपेंशन कर सकती है और नई नई टेक्नोलॉजी को लेके जा सकती है। जिस भी फर्म की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है उसका गुडविल भी ज़्यादा होता है, मींस उसका जो मार्केट वैल्यूएशन है वो भी ज़्यादा होता है, और ऑब्वियसली ये एक आपको कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ तो देता ही देता। सो हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी जो है वो एक तरह से ओनली वे टू मेक ओवरऑल किसी भी कंट्री की प्रोग्रेस का एक मेथड है, एक वे है। अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होता है तो ऑब्वियसली आपका ऑर्गेनाइजेशन भी इम्प्रूव होगा, उनकी लेबर भी वर्किंग कंडीशन इम्प्रूव होगी, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होगा। अगर किसी कंट्री की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉफिटेबल है, लेबर्स का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़्यादा है, तो वो उस कंट्री की जीडीपी भी बढ़ेगी और वो भी प्रोग्रेस करेगी। अब प्रोडक्टिविटी को मेज़र कैसे कैसे किया जा सकता है? देखो, प्रोडक्टिविटी को मेज़र करने के लिए हमारे पास 2 क्राइटेरिया हैं। जहाँ आप इनपुट के रिस्पेक्ट में प्रोडक्टिविटी को कैलकुलेट मेज़र कर सकते हो, या आउटपुट की रिस्पेक्ट में प्रोडक्टिविटी को मेज़र कर सकते हो। मतलब हम ये देख सकते हैं कि एक यूनिट ऑफ इनपुट में कितना मैक्सिमम आउटपुट हो। मैक्सिमम आउट मीन्स मैं आउटपुट की रिस्पेक्ट में देख रही हूँ कि मुझे आउटपुट मैक्सिमम करना है इन पर यूनिट ऑफ इनपुट, या ऐसे कर सकती हूँ प्रोडक्टिविटी को। और कैसे इंक्रीज, अगर मैं इनपुट की रिस्पेक्ट में देखती हूँ तो मैं क्या करना चाहती हूँ, मिनिमाइज इनपुट करना चाहती हूँ फॉर द 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। तो 2 क्राइटेरिया हैं मेज़र करने के लिए, चाहे आप आउटपुट के कंटेक्स्ट में मेज़र कर लो, चाहे आप इनपुट के कंटेक्स्ट में मेज़र कर लो। तो यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर हम अगर आउटपुट के कंटेक्स्ट में देखें तो हम मैक्सिमम करना चाहते हैं क्या, आउटपुट इन 1 यूनिट ऑफ इनपुट। अगर हम इनपुट के कंटेक्स्ट में देखें तो हम मिनिमम करना चाहते हैं इनपुट इन ना लिख के 1 यूनिट ऑफ ही लिख लो, 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो आप आउटपुट के कंटेक्स्ट में और इनपुट के कंटेक्स्ट में, दोनों के कंटेक्स्ट में जो है वो आप मेज़र कर सकते हो प्रोडक्टिविटी को। अब कुछ जो वेल नोन इंडिसेस हैं प्रोडक्टिविटी के जो आपको दिए हुए हैं, आपको क्वेश्चन अगर इसका आता है तो वो बताएगा कि मैन आर के कंटेक्स्ट में आप प्रोडक्टिविटी इंडिसेस बताओ, जहाँ आप लेबर में बताओ, जब मल्टी फैक्टर भी आपको दिया जा सकता है, कैपिटल दी जा सकती है, लेबर दी जा सकती है, मशीन दिया जा सकता है, तो वो कहेगा कि मल्टी फैक्टर आपको प्रोडक्टिविटी जिस भी कंटेक्स्ट में आपने बतानी है, जो भी आपको पूछा गया है उसको डिनोमिनेटर में रख लेना और ऊपर तो आउटपुट रखनी है, बस इतना याद रखना है। जैसे मैन आर आउटपुट, अगर मैन आर आपको प्रोडक्टिविटी दिखाना है तो यूनिट्स ऑफ जितना भी आउटपुट होगा उसको टोटल मैन आवर्स से डिवाइड कर देना।
अगर आपको प्रोडक्टिविटी रेशो पूछा गया है, ठीक है, हम ये देखते हैं कि ओवरऑल जो है फर्म की प्रोडक्टिविटी कितनी है, नॉट इन कंटेक्स्ट ऑफ कितना आउटपुट हुआ है, इन कंटेक्स्ट ऑफ उसकी प्रॉफिटेबिलिटी। तो ऊपर नेट प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितना मैंने कैपिटल इम्प्लॉयड किया है, तो ये मेरी इनपुट है, ऑब्वियसली प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। तो ये भी आपको जो है एक प्रोडक्टिविटी रेशो देता है। समटाइम्स हम फाइनेंशियल रेशोस को यूज़ करते हैं किसी भी कंपनी की प्रोडक्टिविटी देखने के लिए। फाइनेंशियल रेशो में कौन कौन से आता है? एडेड वैल्यू मीन्स कि जितना आउटपुट है माइनस इनपुट, तो जो निकल के आया दैट इज कॉल्ड एडेड वैल्यू। एडेड वैल्यू आप मॉनेटरी फॉर्म में देखोगे, क्योंकि आपके पास यूनिट्स माइट भी नहीं हो सकते, तो आप मॉनेटरी फॉर्म में देखते हो। तो एडेड वैल्यू, कितना वैल्यू ऐड किया। सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन में आप ये फाइनेंशियल रेशियोज यूज़ कर सकते हो। डिवाइडेड बाय कितना आपने लेबर लगाया। जहाँ एडेड वैल्यू या जितनी कन्वर्जन कॉस्ट है, मटीरियल को जो है वो कन्वर्जन कॉस्ट में कभी भी मटेरियल नहीं लेते, वो आपने कॉस्टिंग में किया होगा, तो बाकी जितनी भी कॉस्ट है दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन कॉस्ट। और भी बहुत सारे यूज़फुल मेजर हैं। अगर आपको मैन पावर में देखना है तो नंबर ऑफ जो है वो वर्कर्स और मैन पावर्स के साथ आप डिवाइड कर दो। अगर मटेरियल के कंटेक्स्ट में देखना है तो यूनिट्स ऑफ मटेरियल से डिवाइड कर दो। कैपिटल के कंटेक्स्ट में तो कैपिटल से डिवाइड, एनर्जी के कंटेक्स्ट में तो एनर्जी से डिवाइड कर देना है। अगर आपको कंबाइंड मल्टी फैक्टर देखना है, जब टोटल आपको प्रोडक्टिविटी देखनी है, तो जितनी भी आपकी इनपुट्स, जितनी इनपुट्स उसने दे रखी हो क्वेश्चन में, चाहे इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, टैक्सेशन, सारी इनपुट्स लेनी है और ऊपर वैल्यू ऑफ सर्विसेज या जो भी आपने प्रोड्यूस किया है वो आपने ऊपर रखना है, अगर उसने कंबाइंड आपसे प्रोडक्टिविटी पूछी है क्वेश्चन में। नेक्स्ट, टूल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, हाउ टू इंक्रीज। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। आप सोचो ना, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है, आप प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, कैसे किया जा सकता है। काम कर रहे हैं हम कोई, मान लीजिए कोई कार मैन्युफैक्चर हो रही है, अब प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज हो सकती है। देखो, प्रोडक्ट को जल्दी से जल्दी बनाया जा सके, उसके लिए कैसे इंक्रीज करेंगे। आप जो पर्सन वहाँ पर रिक्रूट कर रहे हो उनमें प्रॉपर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उनमें प्रॉपर टेक्निकल स्किल होनी चाहिए। अगर टेक्निकल स्किल है बट जो कार मैन्युफैक्चर हो रही है उसमें अलग टाइप का जो प्रोसीजर फॉलो होना है, तो उसके लिए उसको ट्रेनिंग दो, तब प्रोडक्टिविटी जो है, ऑब्वियसली जिस काम को हम अच्छी तरह जानते हैं कि इस काम को ऐसे किया जाता है, अगर हमें प्रॉपर ट्रेनिंग मिली है तो प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली इंक्रीज होगी। अगर आपने बताया नहीं है, मैं आपको बोलूं कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है एक कंपनी की बना दो, आपको नॉलेज है, आपको सारा आपके पास जो है रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, बट जब तक आपको ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जब उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो सबमिट होती हैं, चाहे टैक्सेशन अथॉरिटी को चाहे आरओसी को, तो उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फेस पे क्या क्या दिखाओगे, कौन कौन से एसेट्स लायबिलिटीज़ दिखाओगे, आप नोट्स टू अकाउंट्स कैसे बनाओगे, जब तक आपको इसकी ट्रेनिंग ना दी जाए आप प्रॉपरली जो है वो वर्क नहीं कर सकते। मीन्स आपकी प्रोडक्टिविटी इन स्पाइट ऑफ आपके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, आपकी प्रोडक्टिविटी कम रहेगी। सो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले आपको ह्यूमन एस्पेक्ट्स पे काम करना पड़ेगा, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग, उनकी क्वालिफिकेशन, उनको मेथड्स और प्रोसीजर्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज देना पड़ेगा। और कैसे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है। देखो, आप जो मटेरियल यूज़ हो रहा है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उस मटेरियल को जो है वो बेटर क्वालिटी का लेके आओ। अगर देखो अगर मटेरियल ऐसा आ रहा है, अब घर की बात करें, अब अगर मम्मी ने आज मान लो कि दाल बनानी है और जो आप दाल लेके आए हो, जो भी लेंटिल्स लेके आए हो, उसमें वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं है, उसमें कुछ ऐसे छोटे छोटे स्टोन्स हैं, जब वो गंदा है कुछ भी है, मम्मी पहले उसको क्लीन करेगी देन वो लेंटिल को बनाएगी, तो दैट विल टेक टाइम। अगर वो बेटर क्वालिटी का हो तो उसको क्लीन करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस पानी में जो है एक बार निकाला और दाल बना दी, तो टाइम कम लगेगा। ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशंस में होता है कि अगर आपका रॉ मटेरियल जो आपके पास आया है वो रॉ मटेरियल बेस्ट क्वालिटी का है तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे समटाइम ऐसा होता है कि जो रॉ मटेरियल है ना, आप सेमी प्रोसेस्ड ले आते हो। सेमी प्रोसेस्ड, अगर घर में इडली बनती है, राइट, पहले क्या बनता था, उसका बैटर बनाना पड़ता था, अब क्या होता है कि इडली का बैटर आता है, दैट इज़ कॉल्ड सेमी प्रोसेस्ड। तो प्रोडक्टिविटी, तो जहाँ पर आपकी मम्मी को बहुत टाइम लगता था खाना बनाने में, अब इडली जो है या डोसा झट से बन जाएगा। नहीं, किचन की बातें नहीं हो रही, बट मेरे को कुछ ना कुछ रिलेट तो करना है ना, तो कि आपको एग्ज़ाम के टाइम याद रहे, ठीक है। तो ह्यूमन एस्पेक्ट्स पे काम करो,
आप सप्लाई ऑफ इनपुट्स कैसा होना चाहिए, बेस्ट रॉ मटेरियल, जहाँ रॉ मटेरियल को चेंज करके देखो कि ये वाला रॉ मटेरियल है, इससे जो है काम ज़्यादा फास्ट हो सकता है, या रॉ मटेरियल को सेमी प्रोसेस्ड लेके आओ। कुछ टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को भी इम्प्लीमेंट करो। मीन्स ऐसा नहीं है सारा मैनुअल ना रखो। आप देखो कि अगर कुछ डिजिटलाइजेशन, जैसे आप स्कैनिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, आप मान लो आपने वीज़ा लेना है किसी कंट्री का, राइट, तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन किए जाते हैं। पहले क्या होता था, जो मशीनरी होती थी ना, स्कैनिंग में एक पेपर रखो वो स्कैन होगा, फिर दूसरा पेपर रखो वो स्कैन होगा। नहीं, अब क्या है, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स उन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। अब सभी पेपर्स जो होते हैं ना, जितने भी आपने स्कैन, वो मशीन में डाल देते, वो एकदम से स्कैन कर देता, तो प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो कुछ ऐसे टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स लेके आओ जो कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो 3 है ह्यूमन एस्पेक्ट्स, कि आप जो भी डिसीजन मेकिंग लेते हो उसमें वर्कर का पार्टिसिपेशन करवाओ, तो वो आपको बताएंगे यहाँ दिक्कत है, तो उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज। आप कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करो, राइट, और आप उनके लिए कुछ इंसेंटिव स्कीम्स लेके आओ, उनकी ट्रेनिंग पर वर्क करो, राइट। सप्लाई ऑफ इनपुट्स मीन्स आप क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल उसको इम्प्रूव करो, और आप जो भी आपका प्लांट है उसका लेआउट जो भी है प्लांट का, उसको ऐसा करो कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज। हमने देखा था ना, जब लेआउट बना रहे थे कि इस डिपार्टमेंट को इस डिपार्टमेंट के पास रखेंगे तो कॉस्ट भी कम आएगी, ऑब्वियसली जो मूवमेंट है लेबर का वो भी कम होगा और जल्दी से काम होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो लेआउट को ठीक करना है, और मोर एंड मोर मशीन्स इक्विपमेंट इन प्लेस ऑफ फिजिकल वर्क लाओ, तब भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। और कुछ टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को भी आपने इम्प्लीमेंट करना है। इसमें वर्क टाइम मेथड स्टडी, जिस मेथड से आप काम कर रहे हो उसको हटा दो, न्यू मेथड्स लेके आओ। जैसे कि CMA इंस्टीट्यूट, उसने क्या किया कि उसने डिजिटलाइजेशन कर दिया, जो भी आप फॉर्म सबमिट करते हो, तो उससे क्या होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। और अपने प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई करो और स्टैंडर्डाइज करो। और कुछ आप जो है अपने लेआउट को भी इम्प्रूव करो। तो ऐसे आप कुछ ये वाले पॉइंट्स लिख सकते हो। तो 3 पॉइंट्स लिखने हैं कि आप अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हो। ह्यूमन एस्पेक्ट्स के बारे में लिख देना, देन आप सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल के बारे में लिख देना, और टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में लिख देना। आपके कोई भी इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं। अरे भाई, आप प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज कर सकते हो, वही तो फैक्टर्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते होंगे। अगर हमारे पास प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, अगर हमारे पास हमारे जो ह्यूमन इंडिविजुअल फैक्टर जहाँ पर वही ह्यूमन रिसोर्स, अगर उनके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं है, स्किल्स नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, तो ऑब्वियसली हमारे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी कम होगी। अगर उनको हम प्रॉपर जो है वर्किंग कंडीशंस दे रहे हैं, प्रॉपर उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, प्रॉपर इंसेंटिव्स प्लान है, तो उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो ऑब्वियसली एजुकेशन, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, दैट इज़ टोटली डिपेंड पर। और देखो, एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। आपको देखना पड़ेगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ का एटीट्यूड कैसा। अब जो एम्प्लॉई है खुद ही नहीं काम करना चाहता, कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वहाँ ट्रेनिंग भी दे दो लेकिन वो काम करना ही नहीं चाहते, तो कैसे प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करोगे। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। और कौन कौन से एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो ऊपर किया, कौन कौन से मीन्स आपका साइज़ ऑफ प्लांट कैसा है। देखो, साइज़ ऑफ प्लांट में आप कितनी कैपेसिटी पे काम कर रहे हो। अगर लो कैपेसिटी पे काम करोगे तो प्रोडक्टिविटी मीन्स आप इनपुट ज़्यादा, फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा होगी, आपकी आउटपुट कम होगी, प्रोडक्टिविटी कम होगी। इसलिए आपको एक ऑप्टिमम जो है वो प्रोडक्शन साइज़ जो है ढूंढना पड़ेगा कि इतना प्रोडक्शन करेंगे तो आप ऑप्टिमम लेवल पर पहुंच जाओगे, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। साइज़ ऑफ प्लांट। R&D से क्या करते हो, अब बेटर मेथड्स जो है, अभी हमने देखा टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट में कि वर्क टाइम और वर्क मेथड स्टडी करते हैं। तो R&D कितना ऑर्गेनाइजेशन R&D करती है जिससे कि वो नए नए मेथड्स ढूंढती है, वो भी अफेक्ट करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को। आपके प्लांट का लेआउट कैसा है, आपकी मशीन और इक्विपमेंट का डिज़ाइन कैसा है। आपकी मशीन ऐसी है कि एक ही मशीन बहुत सारे काम कर देती है, तो ऑब्वियसली कम टाइम में आप ज़्यादा जो है, अगर आपके पास एक प्रिंटर है उसी से ही जो है प्रिंट भी निकलता है, स्कैन भी होता है और फोटोकॉपी सब कुछ उसमें होता है, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी। प्रोडक्शन प्रोसेसेस आपके कैसे कॉम्प्लिकेटेड हैं तो प्रोडक्टिविटी कम होगी। अगर जो है सिंप्लीफाइड है, सिंप्लीफिकेशन है, स्टैंडर्डाइज्ड है, तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। आपका रॉ मटेरियल कैसा है और कितने साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक्स आप यूज़ करके जो है अपनी मैन पावर और जो अपनी रॉ मटेरियल की वेस्टेज को कम करते हो। जैसे बहुत सारी टेक्निक्स है जिससे हम आइडल टाइम कम करते हैं, जिससे हम जो लेबर है उसकी मूवमेंट को कम करते हैं। तो
कैसी कैसी आप टेक्निक्स का यूज़ करते हो, दैट इज़ टोटली अफेक्ट योर ऑर्गेनाइजेशंस प्रोडक्टिविटी। ह्यूमन फैक्टर्स हो गए और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स होते हैं जो इम्पैक्ट करते हैं। इसमें क्या क्या आ जाता है कि आप कैसे जो डिसीजन मेकिंग है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, कम्युनिकेशन चैनल्स आपके कैसे है, कितना इन्वॉल्वमेंट वर्कर्स का होता है, आप वर्कर को कैसे इंसेंटिव देते हो, कैसा मोटिवेशन है, वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं, उनका रिवॉर्ड सिस्टम, उनकी जॉब को एवेल्युएट आप कैसे करते हो, प्रमोशन सिस्टम कैसा है, ये सारे भी फैक्टर्स जो है वो इम्पैक्ट करते हैं। फिर वर्किंग इन्वायरमेंट उस ऑर्गेनाइजेशन का कैसे, अगर प्रॉपर वेंटिलेशन है, कम नॉइज से है, और अंदर जो भी जैसे एक फैक्ट्री होती है, यहाँ पर स्टील फैक्ट्री है जहाँ आयरन रॉड्स बन रही हैं, या रॉड्स वगैरह जो भी स्टील की रॉड्स बन रही हैं जो भी है, तो वहाँ हीट बहुत प्रोड्यूस होता है। उस हीट को जो है मिटिगेट करने के लिए आप क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं ताकि जो लेबर है, जो वर्कर्स है, वो अपने आप में कंफर्टेबल फील करे। सो वर्किंग कंडीशन, वेंटिलेशन, हाइजीनिक, ये सारे फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं प्रोडक्टिविटी को। कुछ अदर फैक्टर्स भी होते हैं, तो नेचुरल फैक्टर बहुत इम्पैक्ट करते हैं। फिजिकल, जोग्राफिकल कैसे है, कुछ एरियाज होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है तो वहाँ पर प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली थोड़ी कम होगी। जहाँ बहुत ज़्यादा हॉट इन्वायरमेंट है, जहाँ ऑलवेज रेन होती रहती है, तो ये फैक्टर्स काफ़ी डिपेंड करते हैं। हिली एरियाज़ में है जहाँ पर ऑक्सीजन थोड़ा कम आता है, तो दीज आर द फैक्टर्स। या मैनेजीरियल फैक्टर्स का मतलब होता है कि डिसीजन, जो मैनेजर है, जो एम्प्लॉयज़ को जो है वो ट्रेंड करते हैं, जहाँ उनको गाइडेंस करते हैं, उनका डिसीजन मेकिंग है, उनके अंदर जो है कैसी उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कैसी है, उनकी एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटी कैसी है, वो कितनी अच्छी तरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं किसी भी प्रोसेस को, दैट इज़ टोटली डिपेंड द प्रोडक्टिविटी। फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी कंट्रीब्यूट करती है इंडस्ट्री। अगर टैक्सेशन ज़्यादा है तो मीन्स इनपुट में ऐड हो जाएगा, फिर ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। या कुछ और टैरिफ पॉलिसीज़ लगा दी, कुछ जो गवर्नमेंट अगर सब्सिडीज़ वगैरह दे देती है तो ऑब्वियसली आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। टैक्सेशन ज़्यादा हो गया, प्रोडक्टिविटी कम हो गई। तो दीज आर सम फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करने में। देन हमारे पास आ गया कि प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी होता क्या है। देखो, प्रोडक्शन इज रिलेटेड टू आप कितना मैन्युफैक्चर कर रहे हो, नंबर ऑफ यूनिट कितना मैन्युफैक्चर कर रहे हो, या कितना वॉल्यूम मैन्युफैक्चर कर रहे हो, दैट इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। प्रोडक्टिविटी रिलेटेड टू द एफिशिएंसी ऑफ दैट प्रोडक्शन, कि वो प्रोडक्शन आपने कितनी एफिशिएंटली, मीन्स सभी रिसोर्सेज को मैनेज करके आपने कितनी एफिशिएंटली उस प्रोडक्शन को जो है किया है। अगर आपका प्रोडक्शन आपने 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, राइट, लेकिन उन 1000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज़्यादा वेस्टेज किया, इट मीन्स कि आपकी प्रोडक्टिविटी कम है। आपने 1000 यूनिट्स को प्रोड्यूस किया, वेस्टेज आपका 0 था, आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। तो प्रोडक्टिविटी इज रिलेटेड टू द रिलेशनशिप ऑफ आउटपुट एंड इनपुट, एंड प्रोडक्शन इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ यूनिट्स, वॉल्यूम, और कितना आपने जो है वो आउटपुट किया है, वो उससे रिलेट होती है। तो कुछ इलस्ट्रेशन ले लेते हैं कि प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट कैसे होती है। जैसे उसने बोला है कि हमारे जो प्लांट है उसमें 10 वर्कर्स हैं, राइट, 10 वर्कर्स जो हैं वो सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं और मंथली 25 डेज काम किया जाता है, और कितना प्रोड्यूस किया जाता है, 200। तो हाउ मच द मंथली प्रोडक्टिविटी, तो हम एक मंथ में 25 डेज हैं और उसमें कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, 200, तो आउटपुट कितनी है, 200। उसके लिए वर्कर्स कितना काम कर रहे हैं, 10, तो आपकी 20 यूनिट्स पर वर्कर जो है वो प्रोडक्टिविटी है। तो जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, जो डेटा गिवन होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्टिविटी जो है वो कैलकुलेट करके दिखानी है। जैसे यहाँ पर उसने कहा कि देयर आर दो इंडस्ट्री हैं, ए और बी, राइट, और कुछ हॉज कॉपलिंग्स बनाती हैं। स्टैंडर्ड टाइम जो है पर पीस 15 मिनट्स लगता है, एक पीस को बनाने के लिए 15 मिनट्स लगता है। आउटपुट ऑफ 2 स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो ए और बी है, उनकी आउटपुट कितनी है, 30 और 20, ये आउटपुट है, राइट, रिस्पेक्टिवली पर शिफ्ट ऑफ 8 आवर्स में ये प्रोड्यूस करते हैं, 8 आवर्स में ये प्रोड्यूस करते हैं। फाइंड द प्रोडक्टिविटी ऑफ ईच शिफ्ट ऑफ 8 आवर। अब 8 आवर की जो शिफ्ट है इसमें प्रोडक्टिविटी फाउंड करनी है। कैसे फाउंड करनी है, देखो, आपको 15 मिनट्स, वैसे स्टैंडर्ड टाइम क्या है कि 15 मिनट्स में एक यूनिट बनना चाहिए, तो 8 आवर में कितना बनना चाहिए। अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें तो 15 मिनट्स में अगर 1 यूनिट बनता है तो 8 आवर्स में 8 आवर इंटू 60, 8 आवर्स में कितने बनेंगे, 60
मिनट्स होते हैं, मीन्स कि ये 480 मिनट्स हो गए, तो 480 में कितने यूनिट्स बनेंगे, 1/15 इंटू 480, तो कितना हो गया आपका 480 डिवाइडेड बाय 15, तो आपके 32 यूनिट्स बनने चाहिए। तो 32 यूनिट्स बनने चाहिए थे, ये स्टैंडर्ड है, ये इसका भी स्टैंडर्ड 32 यूनिट है, लेकिन ए ने कितना बनाया 30 और बी ने कितना बनाया 20। ये है आपका आउटपुट। अब यहाँ पर उसने क्या पूछा है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन, और अलॉन्ग विद दैट वी फाइंड आउट द प्रोडक्टिविटी ऑफ ईच पर शिफ्ट ऑफ 8 आवर। 8 आवर की शिफ्ट की आप प्रोडक्टिविटी बताओ, कैसे बताओगे, आपको क्या पता है प्रोडक्टिविटी, अब कितना आउटपुट किया, 30 यूनिट्स आपने जो है वो आउटपुट किया, बट आपको कर कितना लेना चाहिए था 32, तो आप प्रोडक्टिविटी कैसे बताओगे, देखो कहीं लिख लो, आपको अगर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100, ये प्रोडक्टिव, अगर आउटपुट आपको दिया हुआ है, राइट, ये आप लिख लो फॉर्मूला। अगर आपको टाइम में दिया हुआ है कि इतने टाइम में आपने काम किया, फिर आप कैसे लिखोगे कि कितना स्टैंडर्ड टाइम है डिवाइडेड बाय कितना आपको एक्चुअल टाइम लगा। टाइम के केस में स्टैंडर्ड ऊपर रखते हैं, एक्चुअल है। अब इसका रीज़न यहाँ नहीं समझा रही मैं, ठीक है, ये याद रखना है अगर आपको क्वेश्चन आ जाए। प्रोडक्टिविटी जो है अगर टाइम में दी हुई है तो स्टैंडर्ड टाइम ऊपर रखना और एक्चुअल टाइम नीचे रखना, राइट। तो प्रोडक्टिविटी यहाँ पर आपको पता चलेगी। अगर आपको आउटपुट, अब हमारे इस क्वेश्चन में आपको आउटपुट दिया हुआ है कि एक्चुअल आउटपुट इतना है, स्टैंडर्ड इतना होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी जो ए की है वो 93.75% आ रही है, बी की 62.5% आ रही है। इट मीन्स कि ए की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। फिर उसने पूछा है कि एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन ईच पर वीक में कितनी प्रोडक्शन हो सकती है। देखो एक दिन में वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है 30, और कहता पर वीक अगर प्रोडक्शन लेनी है तो 6 डेज में कितना करेगा, 30 × 6 कर दो। ऐसे ही बी का कर दो, एक दिन में कितना प्रोड्यूस कर रहा है 20, 6 डेज में कितना करेगा, वो उसकी एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन हो जाएगी। दैट्स इट। अब एक इलस्ट्रेशन 3 भी देख लेते हैं। कहता यहाँ पर फॉलोइंग डेटा दिया हुआ है किसी मशीन के रिलेटेड, और आपके आवर्स वर्कड पर डे, एक दिन में 8 आवर्स काम करता है, 8 आवर्स वर्क होता है। वर्किंग डेज जो है और पूरे मंथ में 25 डेज काम किया जाता है। स्टैंडर्ड मिनट्स पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए मशीन टाइम लेती है 22 मिनट्स और ऑपरेटर टाइम लेता है 8 मिनट्स। मीन्स एक यूनिट को 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने में हमें 30 मिनट्स लगते हैं, राइट। अगर कहता प्लांट जो है 75% की एफिशिएंसी पे ऑपरेट करे और ऑपरेटर तो 100% की एफिशिएंसी पर ऑपरेट करे, व्हाट इज़ द आउटपुट पर मंथ, तो एक मंथ में कितनी आउटपुट होगी। मुझे बताओ कि आपके आवर्स कितने, एक दिन में 8, कितने दिन काम होता है 25, ऑपरेटर कितना है 1, ओके, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितने आवर्स आ गए 8 × 25, तो टोटल हमारे पास कितने आवर्स आ गए 200 आवर्स हमें काम करना है, ओके। स्टैंडर्ड टाइम कितना दिया हुआ है, स्टैंडर्ड टाइम 30 मिनट्स में एक यूनिट बनता है, जो ये आवर्स है ये मिनट है 30 मिनट, तो आवर्स को भी मिनट्स में चेंज कर लो, तो मीन्स हमारे पास 200 × 60, तो मीन्स हमारे पास 12,000 मिनट है। अगर एक यूनिट 30 मिनट्स में प्रोड्यूस होता है तो 12,000 मिनट्स में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे, 12,000 डिवाइडेड बाय 30, तो 12,000 मिनट्स में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे 400 यूनिट्स। 400 यूनिट्स तो तब होते ही अगर हमारा प्लांट 100% कैपेसिटी पे काम करता है। हमारा प्लांट 75% कैपेसिटी पे काम कर रहा है, तो 75% कर दो, तो ये आ गए आपके नंबर ऑफ यूनिट्स, यही दिया हुआ है, देखिए, राइट। फिर उसने आपको दिक्कत कहाँ आती है, यहाँ पर कि अगर मशीन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए 10% ओवर द एग्जिस्टिंग लेवल, व्हाट विल बी द आउटपुट। बाकी सारा काम ऐसे ही करना है, सिर्फ यहाँ पर अगर कहता है मशीन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने का मतलब है कि पहले उसको 22 मिनट्स लगते थे, अब उसको कम टाइम लगेगा, ठीक है। ये तो इनपुट है ना, प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होगी, अगर कम इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आए। तो अगर उसने प्रोडक्टिविटी इंक्रीज लिखा है ना 10% से, तो आप मान लेना जी 22 मिनट जो है ये 110 को शो कर रहा है, तो 100 कितना होगा, तो वो आपका अब न्यू टाइम आ जाएगा मशीन। और ऑपरेटर के बारे में कुछ बात नहीं की, वे वैसे ही लिख लेना, लिखना। देखो अब मशीन जो है आपका मशीन टाइम कितना हो जाएगा, अगर मशीन टाइम को देखें तो अब
मिनट्स में होगा और ऑपरेटर तो आपका 8 मिनट्स है। अब एक यूनिट पहले 30 मिनट्स में होता था, अब एक यूनिट जो है वो 28 मिनट्स में हो प्रोड्यूस होगा। तो जो 400 हमने दिया हुआ है वो किसके अकॉर्डिंग निकाला था आपने 30 मिनट्स। देखो यहाँ कन्फ्यूजन है, पता नहीं ये क्या किया हुआ है, सीधा देखो ना, आप ऐसा कर लेना, आपके पास 200 आवर्स है, 200 आवर्स इंटू 60, तो आपके पास मिनट कितने हैं 12,000 मिनट्स, 12,000 मिनट। अब 12,000 मिनट्स एक यूनिट अब कितने में बन रहा है 28 में, वही वाला सेम 28, तो 12,000 डिवाइडेड बाई 28 कर दो। और कितनी कैपेसिटी तो उतनी रहेगी क्योंकि कैपेसिटी के बारे में उसने बात नहीं की, तो 12,000 डिवाइडेड बाई 28 इंटू 75% कर दो तो 321 आ जाएगा। ठीक है, वही आया, ऐसे देख लो या ऐसे देख लो। कहता है अगर थर्ड दिया आया ऑपरेटर की एफिशिएंसी रिड्यूस्ड हो जाती है। रिड्यूस मतलब पहले वो 8 मिनट्स में काम करता था, अब उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, तो 20% रिड्यूस मीन्स जो 8 दिया हुआ है पहले वो 100 पे काम कर रहा था तो 120 पे कितना करेगा। तो यहाँ पर आप जो नेक्स्ट सेकंड लोगे, मशीन के बारे में कोई बात नहीं की, ऑपरेटर की जो है टाइम ज़्यादा हो गया, अब इतना आएगा। अब यही काम आपने यहाँ पर करना है, यहाँ पर टाइम क्या लोगे 28, 31 पॉइंट से, बाकी 75% करना, आपका आंसर आ जाएगा। तो दिस इज़ द कि आपने ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। कोई और क्वेश्चन में दिक्कत आए तो आप मुझे बताना, उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना दूँगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है TQM, उसके टूल्स एंड सर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं। TQM इज़ 3 वर्ड से बना है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल मीन्स आप जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी लाओगे वो टोटल में लाओगे, आप डिपार्टमेंटल वाइज नहीं लाओगे, बिट्स एंड पीसेस में नहीं लाओगे, टोटल जो है क्वालिटी आप जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करोगे। क्या इंप्लीमेंट करना है, क्वालिटी। एक क्वालिटी प्रोडक्ट मीन्स क्वालिटी का मतलब होता है कि आप जो राइट थिंग्स को राइट फर्स्ट टाइम और एवरी टाइम करोगे। और टोटल क्वालिटी उसको मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू द आर्ट ऑफ प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, राइट। तो दिस इज कॉल्ड द TQM, कि आपको टोटल क्वालिटी को मैनेज करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आपका जो भी प्रोडक्ट है वो क्वालिटी को सस्टेन नहीं करता, मीन्स फर्स्ट टाइम तो आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट दिया बट नेक्स्ट टाइम जो है क्वालिटी जो है आपकी जो है वो डिक्रीज हो गई, तो ऑब्वियसली कस्टमर डिससेटिस्फाइड हो जाएगा और आप अपने जो भी आपने एक कंपटीशन में अपना लेवल बना रखा था आप उसको सस्टेन नहीं कर पाओगे और आपका प्रोडक्ट जो है वो बहुत जल्दी ऑब्सलीट हो जाएगा। इसलिए आपको क्वालिटी जो है, जो भी क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना है वो फर्स्ट टाइम भी बनाना है। मीन्स फर्स्ट टाइम में ऐसा नहीं है कि आप पहले डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनाते जाओ फिर उस पर काम करते जाओ, वो वेस्टेज ऑफ मटेरियल मैन पावर होगा, उससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी। मीन्स आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे मेथड्स इंट्रोड्यूस करो कि आप जो है राइट थिंग राइट फर्स्ट टाइम और एवरी टाइम करो, दैट इज रिलेटेड टू द TQM। TQM कहता है कि आप जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन में टोटल क्वालिटी लाते हो ना, तो कैसे टोटल क्वालिटी ला सकते हो। आप देखो कि कस्टमर की नीड को अंडरस्टैंड करो। कस्टमर सेटिस्फैक्शन मीन्स कस्टमर फोकस जो है वो आपकी प्रायोरिटी रहनी चाहिए। कस्टमर आपका कैसी क्वालिटी का प्रोडक्ट मांग रहा है उस पर फोकस करो आप। फिर आप जो है कंटिन्यूसली अपने जो भी मेथड्स हैं, जो ऑपरेशंस हैं, जो प्रोसेसेस हैं, उनको कंटिन्यूसली आप इम्प्रूव करो। ऐसा नहीं है, दिस इज़ नॉट द वन टाइम टास्क, आप कंटिन्यूसली अपने आप को इम्प्रूव करो, तब आएगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में TQM। और आपने जो काम करना है, आप फर्स्ट टाइम में जो प्रोडक्ट बना रहे हो, आप डिफेक्टिव अप्रोच को यूज़ मत करो कि डिफेक्टिव आ गया बाद में ठीक कर देंगे, नहीं, आप प्रिवेंटिव अप्रोच को यूज़ करो। मीन्स आपने यहाँ पर क्या याद रखना है, ये आपको ये कीवर्ड याद रखने हैं कि हर एक को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि एक एंड पर ही क्वालिटी पर आप फोकस कर रहे हो, नहीं, डिपार्टमेंटल वाइज एवरीवन को इन्वॉल्व करना है इस क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस में और कंटिन्यूसली एफर्ट करना है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। क्यों कर रहे हैं कि हम अपने कस्टमर की सेटिस्फैक्शन, अल्टीमेटली कस्टमर फोकस हमारा मेन टारगेट यहाँ पर होता है TQM में। तो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर TQM की हम बात करें तो यहाँ पर TQM को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपका टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। मीन्स टॉप मैनेजमेंट जो कंटिन्यूसली एफर्ट करनी चाहिए कि हम अपने प्रोसेसेस को, प्रोसीजर्स को और हम अपने प्रोडक्ट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट TQM के होते हैं कि टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट होना चाहिए। आप सिर्फ एक्सटर्नल कस्टमर नहीं, इंटरनल कस्टमर मीन्स एम्प्लॉई का जॉब सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉय कैसे काम कर रहा है उसकी ट्रेनिंग, उस पर भी वर्क करना है। आपने डिसीजन मेकिंग को एम्प्लॉय का
मेकिंग में एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट रखना है, कंटिन्यूसली इम्प्रूव करना है, जो केजन मेथड है, मीन्स एवरी टाइम थोड़ा सा इम्प्रूव करना ही करना है। आपका सप्लायर के साथ भी पार्टनरशिप अच्छा रखना है, वहाँ पर से भी क्वालिटी अगर रॉ मटेरियल आएगा तो प्रोडक्ट में भी डिफेक्ट नहीं आएगा। और कंटिन्यूसली आप परफॉर्मेंस मेजर जो है एस्टैब्लिश करो कि जो हम ने प्लान किया है कि वैसा ही आपके प्रोसीजर मेथड या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं या नहीं हो रहे। फिर आ जाता है कि TQM के एसेंशियल्स क्या होते हैं, मीन्स इसका मेन जो है इंग्रेडिएंट क्या है। देखो TQM का एसेंशियल है, आपको किस पे फोकस करना है, कस्टमर पर। आपकी लीडरशिप क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि एम्प्लॉय अपने आप में मोटिवेट फील करे। आपको क्वालिटी पॉलिसी बनानी चाहिए। आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो उसको आप जो है फर्स्ट टाइम में ही क्वालिटी प्रोडक्ट बनाओ। आपकी डिसीजन मेकिंग में एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट रखो। क्वालिटी कॉस्ट पर जो है वर्क करना है। आपकी सप्लायर सिलेक्शन ऐसी होनी चाहिए कि सप्लायर जो है आपको बेस्ट मटेरियल जो है वो उसके साथ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन कि आपको रॉ मटेरियल ही बेस्ट मिले। बाद में रॉ मटेरियल वापस करना, उससे क्या होगा, वेस्टेज होगा आपका टाइम का और मनी का, और कॉस्ट ज़्यादा इनकर्ड होगी। और अगर कोई न्यू मेथड आपको वर्क के बता रहा है तो उसके लिए आप रिवॉर्ड और इंसेंटिव प्लान्स भी रखोगे। TQM करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स हम जो है वो माइंड में रखते हैं कि जब भी TQM है उसके कुछ प्रिंसिपल होते हैं तभी TQM हो सकता है। TQM आप टोटल क्वालिटी पर वर्क करेंगे और कस्टमर फोकस रहेगा, आपका कस्टमर फोकस रहेगा, और कंटिन्यूसली आपने इम्प्रूवमेंट करनी है और आपको सभी का इन्वॉल्वमेंट रखना है। वही जो हमने ऊपर पढ़ा डेफिनेशन में वही आएगा, इन्वॉल्वमेंट रखना है। हाँ, यहाँ पर एक और प्रिंसिपल है कि जो भी आप डिसीजन मेकिंग करते हो ना वो कोई गट फीलिंग पर नहीं होना चाहिए। आपकी डिसीजन मेकिंग जो है वो फैक्ट्स एंड डेटा पर बेस्ड होनी चाहिए। जो भी आप डिसीजन मेकिंग करते हो TQM को अचीव करने के लिए, ऑलवेज आप अपनी टीम को इनकरेज करोगे वो टीम वर्क करें और कंटिन्यूसली, और जो भी न्यू मेथड्स वो लाएंगे उसके लिए रिवॉर्ड इंसेंटिव होगा। तो दीज आर द प्रिंसिपल ऑफ TQM। स्कोप क्या है TQM का? जैसे कि हमने कहा कि TQM मीन्स टोटल, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया जाएगा। ये एक इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करता है कि इंटीग्रेटेड वे में हम काम करेंगे, और इवन हम जो सेट करेंगे कि मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या होंगी, कैसे प्रोसीजर्स होंगे ताकि हम TQM को अचीव कर पाएँ। और बहुत सारी टूल्स एंड टेक्निक्स लगाई जाती हैं, क्योंकि TQM मीन्स अगर क्वालिटी आपको वन टाइम में ही प्रोडक्ट को ठीक बनाना है तो ऑब्वियसली वैसे ही आप टेक्निक्स और टूल्स का यूज़ करेंगे, वैसे इंस्पेक्शंस मेथड यूज़ करेंगे जिससे कि आपका फर्स्ट टाइम में जो प्रोडक्ट है वो करेक्ट बने। तो यहाँ पर लिख लीजिए कि आप TQM का मेन पर्पज़ होता है राइट थिंग राइट फर्स्ट टाइम एंड एवरी टाइम, time every time। do right thing मीन्स आपको राइट थिंग, और पहले से आपका डिज़ाइन ही ख़राब होगा तो कैसे आप जो है वो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाओगे। मीन्स डू राइट थिंग, आपके डिज़ाइन से लेके एंड मीन्स एंड टू एंड प्रोसीजर को देखना है, डिज़ाइन से लेके एंड प्रोडक्ट जब निकलता है उस सभी में क्वालिटी को आपको मेंटेन करना है। तो इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, कौन सी प्रैक्टिसेस है उस पर काम करता है, और वाइड टूल्स एंड टेक्निक्स पे काम करता है। और नंबर ऑफ अदर एलिमेंट्स भी हैं जो हमने ऊपर देखे हैं, कुछ एलिमेंट्स जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स में हमें देखे हैं, उसके अलावा बहुत सारे हैं। ये एक टीम अप्रोच है, टीम में ही काम होगा। आप एम्प्लॉय को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करते हो, अदरवाइज़ आप TQM को नहीं जो है इम्प्लीमेंट कर पाओगे। आपको बहुत सारे जो क्वालिटी टूल्स का है वो आपको यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि हमने पेरेटो एनालिसिस हमने SM में किया था, और कुछ फ्लो चार्ट्स का काम जो है वो यूज़ करना पड़ेगा, और इवन अपने एम्प्लॉयर को भी जो है सप्लायर को भी इंक्लूड करना पड़ेगा अपने क्वालिटी प्रोग्राम में। तो दैट्स इट, इतना ही आपने करना है। तो TQM में पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आप क्या क्या याद रखोगे, कीवर्ड एवरीवन, कंटिन्यूअल और इम्प्रूव क्वालिटी, और परफॉर्मेंस मेजर एक आप ले लेना। यही जो इसेंशियल है TQM फोकस के, कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन पर काम करना चाहिए, लीडरशिप पर, क्वालिटी पर, एम्प्लॉय पर, और आप रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड रखेंगे। प्रिंसिपल्स ये हैं टोटल क्वालिटी, वही जो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं वही यहाँ पर लिखा हुआ है, और स्कोप देख लेना और अदर इसकी जो है एलिमेंट्स चेक कर लेना।
दैट इज कॉल्ड द TQM। फिर आप आ गया ISO स्टैंडर्ड बेसिक। ISO होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने क्वालिटी को जो है, मान लीजिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कहीं बाहर अपने प्रोडक्ट को भेजना चाहती है। अब जो बाहर की कंट्रीज़ हैं वो कैसे चेक करें कि जो भी आपने प्रोडक्ट या जो भी आप हमें मटेरियल भेज रहे हो वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करता है। उसके लिए ये एश्योरेंस देने के लिए जो है कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है ISO, जो कि सर्टिफिकेशन देती है कंपनीज़ को कि ये इंश्योर करती है कि जो भी इस कंपनी का प्रोडक्ट बना हुआ है उन्होंने जो भी मेथड्स प्रोसीजर्स फॉलो किए हैं या जो भी क्वालिटी प्रोसीजर होते हैं वो प्रॉपरली फॉलो किए हैं। तो मीन्स जो आउटसाइड पार्टी है उसको एक एश्योरेंस हो जाती है कि हाँ, यहाँ पर जो भी वर्क किया गया है इस प्रोडक्ट पर, रॉ मटेरियल पर, जो होना चाहिए, जिस मेथड से प्रोसीजर से जो क्वालिटी चेक होने चाहिए वो सब परफॉर्म किए होंगे ऑर्गेनाइजेशन ने, इसलिए ये जो मटीरियल है वो बेस्ट है। हमारे कहने से तो नहीं होगा कि नहीं हम तो बेस्ट मेथड यूज़ करते हैं, उसका कोई प्रूफ भी तो होना चाहिए, राइट। अभी आप पढ़ रहे हो, आप टैक्सेशन, फाइनेंस, इतना कुछ पढ़ रहे हो, आप कंपनी में जाके बोलते हो कि मुझे सब कुछ पता है, कैसे पता? कोई प्रूफ होना चाहिए। तो CMA इंस्टीट्यूट आपको सर्टिफिकेशन देता है, वो सर्टिफिकेशन प्रूफ है कि हाँ आपने ये सब कुछ किया है। तो ऐसे ही कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो आउटसाइड पार्टी से कोई डीलिंग करती है, ऐसे 90 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ISO की जो भी सर्टिफिकेशन है उसको रिकग्नाइज़ किया है कि अगर किसी कंपनी के पास ISO का रिकग्निशन सर्टिफिकेट होगा, इट मीन्स हम मान लेंगे कि उसके मेथड्स, प्रोसीजर, प्रोसेसेस जो हैं वो टॉप क्लास के होंगे। यही है कंपनी जो है, कंपनी को अगर आउटसाइड पार्टी को ये इंश्योरेंस देनी है कि हाँ हमने जो भी काम किया है उसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस का, हमने बेस्ट मेथड्स और बेस्ट प्रोसेसेस का और सारे क्वालिटी चेक किए हैं, अगर ये इंश्योर करना चाहते हो तो ऑब्वियसली आपके पास सर्टिफिकेशन होगा। और वो सर्टिफिकेशन देता कौन है? ISO। ISO इस बेसिकली एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है ऑर्गेनाइजेशन को कि ये गाइडलाइंस अगर आपने फॉलो की हैं, उसके बाद वो ऑडिट करती है उस ऑर्गेनाइजेशन में आके, वो देखती है कि जो गाइडलाइंस हमने दी हैं क्या उन गाइडलाइंस को सभी को फॉलो किया है। अगर उन सभी गाइडलाइंस को फॉलो किया होता है तो ISO सर्टिफिकेशन उस कंपनी को दे देती है। तो यहाँ पर वैसे ISO की बहुत सारी सीरीज़ होती हैं, लेकिन हमारी यहाँ पर बुक में जो आपने सीरीज़ करनी है वो 9000 करनी है। 9000 सीरीज़ जो है वो दैट इज़ टोटली रिलेटेड टू क्वालिटी मैनेजमेंट। 9000 सीरीज़ ये नहीं बताती कि प्रोडक्ट कैसे बनाना है, नहीं, प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ रिलेटेड नहीं है। 9000 सीरीज़ जो है वो जो आप मेथड्स, प्रोसीजर्स और प्रोसेसेस यूज़ करते हो वो आप डॉक्यूमेंटेशन करते हो कि हमने इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए ये मेथड, प्रोसीजर वगैरह फॉलो किए हैं, ये सारे प्रोसेसेस हैं और हमारे जो वर्कर हैं उन्होंने कंटिन्यूसली इसको फॉलो किया है, इसी के अकॉर्डिंग ही हमने प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया है, डेवलप किया है, प्रोडक्शन किया है, इंस्पेक्ट किया है, उसको इंश्योर करते हैं। फिर वो उस जैसे आपने डॉक्यूमेंटेशन की होती है फिर उसका आके ऑडिट करते हैं। अगर वो सेटिस्फाई होते हैं कि हाँ आपने ये प्रोसीजर्स जो है अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को मैनेज करने के लिए फॉलो किए हैं, देन ये सर्टिफिकेशन मिलता है। यहाँ कुछ नहीं, ये एक तरह की गाइडलाइंस है कि आपको ये प्रोसीजर, आपके मेथड्स या प्रोसेसेस में ये होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग है। तो देख लेते हैं। देखो 9000 में सीरीज़ में एक है 9001, एक है 9002, एक है 9003 और एक है 9004। 9004 इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी मेथड्स, ये सिर्फ एक गाइडलाइंस देता है, इट इज़ ओनली रिलेटेड टू गाइडलाइंस। इस पे MCQ आपको आ सकता है। तो 9001 जो है वो अगर आपने कंप्लीट अपना जो प्रोसेस है डिज़ाइन से लेके जब तक आपने कस्टमर को इंस्टॉल करके सर्विस देने तक जितना भी प्रोसेस है, अगर उसका सर्टिफिकेशन लेना है कि हमने डिज़ाइन भी प्रॉपर किया है, हमने प्रोक्योरमेंट रॉ मटेरियल के लिए भी प्रॉपर मेथड या प्रोसीजर फॉलो किए हैं, प्रोडक्शन भी प्रॉपर हुआ है, इंस्टॉलेशन के लिए भी जो भी मेथड्स यूज़ होने चाहिए, जो प्रोसेस या प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए हमने किया है, और सर्विसिंग के लिए अगर आप सभी एक्टिविटीज़ के लिए सर्टिफिकेशन लेना चाहते हो तो आपको कौन सी सर्टिफिकेशन लेनी पड़ेगी? 9001। अगर आप जो है डिज़ाइनिंग में इन्वॉल्व ही नहीं हो, आप सिर्फ रॉ मटेरियल प्रोक्योर करते हो, प्रोडक्शन करते हो और इंस्टॉलेशन करते हो, सर्विसिंग भी आपने आउटसोर्स कर रही है, आपने सिर्फ इन 3 एक्टिविटीज़ के लिए ही सर्टिफिकेशन लेना है तो कौन सा लोगे? 9002। बट अगर आप सिर्फ प्रोडक्शन करते हो, जो भी रॉ मटेरियल किसी और ऑर्गेनाइजेशन में आपका डिपार्टमेंट जो है सिर्फ प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, तो आप कौन सा लोगे? जरूरी नहीं, आप इसमें भी इन्वॉल्व हो सकते हो, लेकिन आपको जो सर्टिफिकेशन चाहिए सिर्फ प्रोडक्शन का चाहिए, तो उसके लिए आप 9003 ले सकते हो। तो ये चारों जो हैं वो किस सीरीज़ में आते हैं? 9000। तो 9000 अल्टीमेटली क्वालिटी मैनेजमेंट में डील करती है। तो कैसे लिखना है? देखो
9000 जो सीरीज़ है क्वालिटी मैनेजमेंट और क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स है, ये गाइडलाइंस देती है फॉर सिलेक्शन एंड यूज़ कि कैसे कैसे मेथड प्रोसीजर आप सिलेक्ट करोगे और कैसे यूज़ करना है। 9004 जो है ये सिर्फ आपको गाइडलाइन यूज़ कैसे करना उसके बारे में नहीं बताती, सिर्फ आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है। तो एक बार यहाँ से आइए पढ़ लेते हैं। कहता है देयर आर एसेंशली 5 स्टैंडर्ड एसोसिएटेड विद ISO 9000 सीरीज़ के साथ। द सीरीज इफ वी प्लेस देम ऑन ए कॉन्टिनम वुड रेंज फ्रॉम डिज़ाइन, अगर कॉन्टिन्यूसली देखें तो डिज़ाइन से लेकर डेवलपमेंट, प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन, इंस्टॉलेशन और सर्विसेज इन सबको इंक्लूड करती है। जबकि जो 9004 है वो ओनली स्टैब्लिश गाइडलाइंस देता है कि कैसे ऑपरेट करना है, मींस ये कैसे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, उसके लिए सिर्फ गाइडलाइंस दिया है इसने। तो 9001 इज रिलेटेड टू क्वालिटी एश्योरेंस, डिज़ाइन भी इन्वॉल्व होगा, प्रोडक्शन भी, इंस्टॉलेशन भी और सर्विसिंग में। टू बी यूज्ड व्हेन कन्फर्मेंस टू स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट टू बी एश्योर्ड बाय द सप्लायर ड्यूरिंग द सेवरल स्टेजेस दैट इंक्लूड, सारी स्टेजेस को अगर आपने सप्लायर को जिसको आप अगर सभी एक्टिविटीज़ पर आप एश्योरेंस लेना चाहते हो तो आपको ISO 9001 का सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा। बट अगर सिर्फ एश्योरेंस आपने प्रोडक्शन और इंस्टॉलेशंस पर ही लेनी है तो इसका, अगर आप सिर्फ क्वालिटी एश्योरेंस इन फाइनल इंस्पेक्शन टेस्ट, मीन्स जो फाइनल प्रोडक्शन हुआ उसके लिए जो मेथड यूज़ हुए वो प्रॉपर थे, सिर्फ उसके लिए लेना है तो 9003। तो ये सीरीज़ है। तो ऐसे ही याद रखना है, बस ये एक्टिविटीज़ याद रख लेना और ऐसे याद रख लेना और 9004 ऊपर लिख के गाइडलाइंस लिख लो, राइट, दैट्स इट। तो दिस इज़ अबाउट द TQM, ISO और प्रोडक्टिविटी। चलिए अब आप देख ले लीजिए, इसके बाद हम चैप्टर नंबर 6 करते हैं।